धुआंधार खबरों के इस बुलेटिन में आपके साथ मैं हूं प्राची पारश। नमस्कार, स्वागत है आपका। आपके साथ मैं हूं ज्योत्सना पाटनी और हम फिर हाजिर हैं तेवर, एक्शन और ब्रेकिंग न्यूज से भरपूर बिल्कुल नया बुलेटिन लेकर अभी यानी आपके शहर की हर वो खबर जो आपके लिए जरूरी है, जो हेडलाइंस में है, सबसे तेज, सबसे पहले आपको मिलेगी अभी। खबरों में आज बात करेंगे कि दिल्ली में आधी रात जेएनयू में कैसे बन गया अखाड़ा, कहां 1500 अवैध घर एक साथ किए जा रहे हैं जमींदोज, मैनपुरी में कैसे वोटर लिस्ट में नाम कटने पर एक गांव में छिड़ गई महाभारत। इसके साथ ही आपको बताएंगे दिल्ली से भोपाल तक नाबालिग चाकूबाजों का तांडव, कैसे शहर शहर जान लेने पर आमदा है मिलावटखोर, और यूपी के मिनी जामताड़ा पर कैसे 240 पुलिस वालों ने डाली रेड। सबसे पहले खबर बिहार की राजधानी पटना से, जहां एक रिसेप्शन के दौरान दो भाइयों की लाशें बिछ गई। बदमाशों ने दो सगे भाइयों की गोली मारकर हत्या कर दी। रिसेप्शन प्रोग्राम में बड़ी संख्या में लोग मौजूद थे। इसी दौरान अचानक अपराधियों ने फायरिंग शुरू की, जिससे अफरा तफरी मच गई और गोली लगने से गंभीर रूप से घायल दोनों भाइयों को आनन फानन में नजदीकी अस्पताल ले जाया गया, लेकिन अस्पताल पहुंचने से पहले ही दोनों भाइयों ने दम तोड़ दिया था। चश्मदीदों के मुताबिक 32 साल के मनीष कुमार, 23 साल के उनके भाई मंजीत कुमार का किसी बात को लेकर विवाद हुआ, जिसके बाद आरोपियों ने हथियार निकालकर ताबड़तोड़ गोलियां चलानी शुरू कर दी। कहा जा रहा है कि अपराधियों ने 28 राउंड फायरिंग की। 40 साल पुराने जमीनी विवाद में दोनों भाइयों का मर्डर किए जाने का हालांकि शक है। पुलिस ने घटनास्थल से 3 खोखे बरामद किए हैं। फॉरेंसिक साइंस लैबोरेटरीज की टीम मौके पर मौजूद है, मामले में सबूत जुटाने का काम कर रही है और इस पूरे मामले में जांच शुरू हो चुकी है। आसपास लगे सीसीटीवी फुटेज के जरिए हत्यारों की पहचान पुलिस करने में जुटी है। एक गोली लगल केस है, देखो तो गोली लगल है, इसको सीना में गोली लगल है। जो कर सकते जल्दी कीजिए मैडम। अच्छा, डॉक्टर बुला रहा है, डॉक्टर आ रहा है। जो कर सकते जल्दी कीजिए सर। ये कहाँ गोली मारा है? शाहपुर में। शाहपुर में? हाँ, कृष्ण सिंह के पूरा परिवार मारा है। जल्दी ए कने का सड़क बुलाओ। भर्ती हो नहीं पता जल्दी। इसको रेफर होगा एलएम से। मंजीत कुमार बाकी में राजीव कुमार शाहपुर में घर। अरे कहाँ ही, लेकिन कोई तो ठीक नहीं है। ये वारदात पटना के गोपालपुर थाना इलाके के शाहपुर में हुई। शाहपुर के रहने वाले राजकिशोर राय के बेटे मनीष और मंजीत एक पड़ोसी के रिसेप्शन में शामिल होने गए थे। पार्टी के दौरान ही कुछ लोगों से उनकी बहस हुई थी। जैसे ही दोनों भाई बाहर निकले, पहले से तैयार अपराधियों ने उन पर ताबड़तोड़ 20 गोलियां चला दी। कृष्णा राय, प्रेमा के बेटा, दोनों कृष्णा के तीनों बेटा, ओकर पोता, तीनों चारों पोता, सब मिल करके धर करके रिसेप्शन में गया था खाने के लिए। दौलत राय के बेटा के रिसेप्शन था गांव में, गांव शाहपुर में रिसेप्शन था, उसमें निमंत्रण मिला था। बेटा के हम मना किए कि हो सको साजिश कर ले हो, लगो कि उन्हें बोला रहलू है, बोलवा के मरवा दिया दोनों बेटा के। हमारे एगो कुंवारा बेटा था 23-22 वर्ष। क्या नाम है बेटा का? मंजीत, छोटा के मंजीत, बड़ा के 30-32 साल हो रहा है। वो शादीशुदा था, एक को बेटा भी नहीं था। बड़ा वाला है क्या नाम था? मनीष कुमार। कहाँ रहते हैं आप लोग? शाहपुर ग्राम, शाहपुर थाना गोपालपुर। थाना गोपालपुर के मेली सब दिन 40 वर्ष से केस चल रहा है जमीनी विवाद में। 6 एकड़ 56 डिसमिल के हाथ से डिग्री जो गोपालपुर थाने में पड़ता है। यहाँ पे दौलत राय जी के बेटे का रिसेप्शन चल रहा था। उसी में सूचना मिली कि घटना घटी है और 2 भाइयों को, जिनका नाम मनीष और मंजीत बताया जा रहा है, उनको गोली लगी। उन्हें उपचार के लिए एनएमसीएच ले जाया गया, परंतु वहाँ जाने के पहले ही उन दोनों की मृत्यु हो गई। घटना में कुछ पूर्व से चल रहे विवाद की बात सामने आई है और कुछ अभियुक्तों का नाम भी निकल कर आया है। पूर्व का विवाद है, एग्जैक्टली किस चीज़ का विवाद है ये इन्वेस्टिगेट करने के बाद ही आपको। कितनी गोली चली है? मल्टीपल राउंड्स गोली चली है। यहाँ पे 3 खोखा मिल रहा है, बाकी डॉक्टर की रिपोर्ट की बात की है। और नीतीश चंद्र हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। नीतीश, पुलिस तो मल्टीपल राउंड गोली चलने की बात कह रही है, 3 खोखे की बरामदगी हुई है, लेकिन लोग तो कह रहे हैं कि 20 से 25 राउंड गोलियां चली। ये विवाद किस बात को लेकर था और आरोपियों की गिरफ्तारी को लेकर फिलहाल क्या अपडेट है?
देखिए, कृष्णा राय और राजकिशोर राय ये दो परिवार हैं और उनके बीच लंबे समय से जमीन का एक विवाद चल रहा है। 6 बीघा की ये जमीन है और इसको लेकर कोर्ट में भी मामला था। करीब 5 महीने पहले जो है वो जो मृतक परिवार है उनके पक्ष में फैसला आया कोर्ट का, और उसके बाद से ही जो दूसरा पक्ष था वो काफ़ी गुस्से में था और इसी बात को लेकर ये घटना हुई है। परिवार के लोगों ने अंदेशा भी जताया था कि उन पर हमला हो सकता है। इस बात को लेकर कई जगहों पर वो उन्होंने आवेदन भी दिया था। और कल जब एक रिसेप्शन पार्टी में दोनों भाई गए हुए थे, खाना खा रहे थे, जैसे ही वो हाथ धोने के लिए आगे की तरफ बढ़े तभी लगातार उन पर फायरिंग होने लगी। पूरे पंडाल में जहां पर ये रिसेप्शन चल रहा था भगदड़ की स्थिति मच गई और एक भाई तो मौके पर ही उसकी मौत हो गई, दूसरे भाई को हॉस्पिटल ले जाया गया, फिर वहां से रेफर किया गया, लेकिन तब तक उसकी भी मौत हो गई। तो फिलहाल जो लोग आरोपी हैं उनकी पहचान हो गई है, क्योंकि ये दो परिवार के बीच का पारिवारिक जमीन से जुड़ा मामला है, इसलिए सबकी पहचान हो गई है। अब उनकी गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की जा रही है। शुक्रिया आपका नीतीश तमाम जानकारी के लिए। तो एक तरफ पटना में गोलियों से दहल उठा पूरा का पूरा इलाका, जहां 2 सगे भाइयों की हत्या कर दी गई। और अभी अभी बड़ी खबर गुजरात के राजकोट से भी आ रही है, जहां अब तक का सबसे बड़ा डेमोलिशन ड्राइव चल रहा है। इस अभियान के तहत जंगलेश्वर इलाके में 1400 से अधिक अवैध निर्माणों पर बुलडोजर चल रहा है। जंगलेश्वर इलाके में आजी नदी के किनारे और टीपी रोड पर लोगों ने कई सालों से अवैध निर्माण किया था। हाईकोर्ट के आदेश के बाद प्रशासन ये कार्रवाई कर रहा है। आज सुबह से पुलिस की भारी मौजूदगी के बीच अवैध मकानों को गिराया जा रहा है। इस दौरान भारी संख्या में पुलिस तैनात है। पुलिस के करीब 1500 से अधिक के जवानों को तैनात किया गया है। तो नगर निगम के 1200 से अधिक अधिकारी और कर्मचारी भी इस ड्राइव में शामिल हैं। पूरे इलाके को 7 अलग अलग रूटों में बांटा गया है। राजकोट के जंगलेश्वर इलाके में जो एनक्रोचमेंट है उसका एक्सटेंट कितना था, ये आपको यहाँ जो डिमोलिशन की तस्वीर है उसको देख के पता चलेगा। ये पूरा जो इलाका है यहाँ पे इस वक्त जो डिमोलिशन की कार्रवाई चल रही है, हम ये आजी नदी का जो पट है, रिवर बेड का जो एरिया है, वहाँ पहुँचे और पूरा का पूरा एरिया जो है ये एनक्रोच किया हुआ था। यहाँ आप देखिए जो डिमोलिशन हो रहा है, और इधर अगर आप देखें दूसरा भी साइड पे आपको जो जेसीबी मशीन्स हैं वो चलते हुए दिखेंगे। और यहाँ आप देखिए सारे मकान जितने भी दिख रहे हैं, यहाँ जहाँ मैं खड़ा हूँ ये मकान भी, ये सब के सब इलीगल हैं और इनको इस वक्त यहाँ पे डिमोलिश किया जाएगा। कॉरपोरेशन की, बिजली विभाग की टीम्स, इसके अलावा पुलिस की टीम जो है वो लगातार यहाँ पे मौके पे मौजूद हैं। और ये पूरा का पूरा जो एरिया है, देखिए ये सीधा का सीधा जो ये एरिया है ये नदी के पट की तरफ जाता है। जो आजी नदी का रिवर बेड है वहाँ पे ये जाता है और इसको ये पूरी सरकारी ज़मीन है कॉरपोरेशन की, और इसको जो है वो एनक्रोच कर लिया गया था। और यहाँ अगर आप देखेंगे कि ये देखिए पूरा का पूरा इस वक्त जो है खाली करवाया गया है और इसको अब डिमोलिश किया जा रहा है। यहाँ पे जो बुनियादी सुविधाएं थी वो भी अब यहाँ से हटा ली गई हैं। और यहाँ अगर आप ऊपर आके देखेंगे तो ये आपको पीछे इलाका देखने को मिलेगा। ये पूरा नदी का पट है। इस नदी के पट पे चारों तरफ जो है मकान बन गए थे इलीगल, और यही नहीं, इनको तमाम प्रकार की बुनियादी सुविधाएं भी यहाँ पे मिल गई थी और उसी का ये फ़ायदा उठा रहे थे सालों से। और उसी चीज़ को, उसी को आधार बना के ये गए हाई कोर्ट में, लेकिन वहाँ भी इनकी नहीं चली और कॉरपोरेशन को ये छूट दे दी गई। और अब आप देख सकते हैं लगातार आपको यहाँ पीछे कॉरपोरेशन के बुलडोज़र जो हैं वो चलते हुए यहाँ पे दिखाई दे रहे होंगे। यहाँ अगर आपको मैं लेके जाऊँ इस पूरी गली में, आगे जो है यहाँ से करीब 200-250 मीटर आगे जा कर के टीपी का रोड है जिसको इस वक्त खाली करवाया जा रहा है। और ये पूरा का पूरा एरिया यहाँ से लेकर के वहाँ तक पूरा इलीगल है। निर्णय कपूर हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ गए हैं, सीधा ग्राउंड से ही उन्हीं के पास चल लेते हैं। निर्णय, तस्वीरें भी दिखाइए और बताइए कि ये कार्रवाई करना क्यों जरूरी था। 1400 मकान गिराए जा रहे हैं, लोगों का क्या कुछ कहना है? देखिए करीब 1500 मकान जो आज गिराए जा रहे हैं, ये फेज़ 1 का जो कार्रवाई है। अभी बाकी जो मकान हैं वो गिराए जाने बाकी हैं। ये आप देखिए एक्सटेंट देखिए डिमोलिशन का, जो अभी मैं रिपोर्ट में भी बता रहा था। ये पूरा का पूरा इलाका जो पीछे आपको दिख रहा है, जहाँ आप जो ये मकान अभी आपको सुरक्षित दिख रहे हैं, ये भी डिस्प्यूटेड हैं और इन्हें भी देर सवेर
खाली करवा के डिमोलिश किया जाएगा। फिलहाल हाई कोर्ट से रोक लगी हुई है, इसलिए यहाँ पे आप ये देखिए ये ग्रीन क्रॉस बने हुए हैं। तो जो ग्रीन क्रॉस बना हुआ है इसके पीछे का जो पूरा इलाका है और आगे जो टीपी रोड जहाँ से जाती है वहाँ तक अभी नहीं तोड़ा जाएगा। लेकिन यहाँ पे आप देखिए कि ये जो पूरा डिमोलिशन कॉरपोरेशन के एरिया में जो हुआ था, यहाँ अगर रेड जो मार्क आप देखेंगे यहाँ पे, उसके पीछे का पूरा इलाका जो है उसको यहाँ पे डिमोलिश किया जा रहा है। यहाँ देखिए आपको ये जेसीबी मशीन्स जो हैं ये लगातार सारा का सारा जो एनक्रोचमेंट है उसको यहाँ पे क्लियर करते हुए नज़र आ रहे हैं। ये कई सालों की प्रक्रिया थी जो काफ़ी लंबे समय से विवाद में भी चल रही थी। आपको बता दें जंगलेश्वर इलाका जो है काफ़ी नोटोरियस इलाका है। राजकोट के अंदर जो क्राइम होते हैं उसमें से करीब 50% क्राइम सिर्फ इसी इलाके में होते हैं। एक ज़माने में पुलिस का भी यहाँ पहुँचना बड़ा मुश्किल था, लेकिन आज आप देखिए जब भूपेंद्र पटेल और हर्ष संघवी की अगुवाई में एक डिसाइसिव डिसीजन लिया गया कि इसको अब खाली करना ही है। डेवलपमेंट के जो काम है, टीपी रोड जो बनानी है, यहाँ पे जो रिवर बेड का एरिया है इसको रिवर फ्रंट में कन्वर्ट करना है, उसके लिए ये सारा का सारा एरिया जो है अब इसे खाली करवाया जा रहा है। इन लोगों ने भी काफ़ी कोशिश की, हाई कोर्ट में भी गए, आखिरी बार भी गए शनिवार को कि 1 महीने की और मोहलत दे दी जाए, लेकिन कोर्ट ने कोई रियायत नहीं दी। और उसके बाद अब यहाँ पे आप देख सकते हैं पूरा का पूरा, क्योंकि ये सारा मलबा बिखरा हुआ है इसलिए यहाँ तक जाना अभी थोड़ा मुश्किल हो पा रहा है। लेकिन यहाँ अगर आप देखेंगे पूरा जो ये इलाका है पीछे का, ये सारा का सारा जो इलाका है ये इस वक्त मलबे में पूरा आपको तब्दील नज़र आएगा, जहाँ पे इनलीगल एनक्रोचमेंट जो है वो सालों से किया हुआ था यहाँ लोगों ने, लेकिन आज ये खाली हो गया। और ये आपको बता दूं ये सिर्फ आधे से भी कम है। ये तस्वीर जो आप देख रहे हैं 1500 मकान जो टूट रहे हैं ये आधे से भी कम है। जो पीछे का इलाका है जो अभी आपको इस वक्त सुरक्षित दिख रहा है, इसमें इससे भी ज़्यादा मकान है, करीब 2500 से ज़्यादा मकान होंगे और ये भी देर सवेर इनका भी नंबर आएगा। फ़िलहाल क्योंकि परमिशन नहीं मिली है इसलिए ये अभी इनको टच नहीं किया गया है और ये पूरा का पूरा एरिया जो है इसको खाली करवा के अब डिमोलिश किया गया है। हालांकि काफ़ी पहले विरोध हो रहा था, ऐसा एंटिसिपेट भी किया जा रहा था कि कुछ रिटेलिएशन हो, लेकिन पिछले 4-5 दिनों में जिस प्रकार से पुलिस ने कार्रवाई की है और जिस प्रकार से पुलिस का डिप्लॉयमेंट किया गया है, 2500 से ज़्यादा पुलिसकर्मी जो हैं वो यहाँ पे तैनात हैं अलग अलग ब्लॉक्स में। बिल्कुल, और ये सुनिश्चित करना जरूरी है प्रशासन के लिए कि किसी भी तरह की कोई अप्रिय घटना ना हो। अभी तो फेज 1 में डेमोलिशन चल रहा है, लेकिन कोर्ट से जिन मकानों को स्टे मिला है वो हटने के बाद उन घरों को भी डेमोलिश किया जाएगा। इसीलिए इसे गुजरात की सबसे बड़ी डेमोलिशन ड्राइव कह रहे हैं। बहुत शुक्रिया निर्णय आपका तमाम जानकारी के लिए। जेएनयू में भारी बवाल हुआ। आधी रात को लेफ्ट और एबीवीपी से जुड़े छात्रों के बीच झड़प हुई। मामला इतना आगे बढ़ गया कि मारपीट तक होने लगी। लेफ्ट के छात्र लाइब्रेरी में घुस गए, लड़कियों को पीटा, इसमें कई छात्र घायल हो गए। बताया जा रहा है कि वाइस चांसलर के इस्तीफे की मांग को लेकर लेफ्ट विंग के छात्र मशाल जुलूस निकाल रहे थे। जैसे ही मशाल जुलूस स्कूल ऑफ सोशल साइंसेस के पास पहुंचा, वहां पढ़ रहे छात्रों को लाइब्रेरी से बाहर जाने के लिए कहा गया और इसी को लेकर कहासुनी हुई। फिर देखते ही देखते कहासुनी पथराव और मारपीट में बदल गए। डीयू के बाद अब जेएनयू में बवाल की तस्वीरें सामने आई हैं। दरअसल कल लेफ्ट का जो विंग है वो एक जुलूस निकाल रहा था, वीसी को लेकर ये जुलूस था और ऐसे में जब ये स्कूल ऑफ सोशल साइंसेस के पास से गुजरा मशाल जुलूस, तो लाइब्रेरी से सोशल साइंसेस के बच्चों को बाहर निकलने के लिए कहा और उसी दौरान छात्रों के 2 संगठनों के बीच झड़प हो गई। जो बातचीत से शुरू हुई थी वो मारपीट में तब्दील हो गई। दरअसल जेएनयू की वाइस चांसलर के इस्तीफे की मांग को लेकर लेफ्ट के छात्रों ने कल मार्च निकाला था। लेफ्ट से जुड़े छात्र वीसी के एक बयान से नाराज हैं। इसी के विरोध में उन्होंने समता जुलूस का ऐलान किया था। इसी के बाद बवाल शुरू हुआ। बवाल में एबीवीपी से जुड़े छात्र घायल हो गए। मेरा नाम प्रतीक भारद्वाज है। ये लोग डंडे चाकू लेके पीछे पड़ गए थे और मैं उनसे बचने के लिए यहाँ ट्रिपल एस 2 के किसी वॉशरूम में छुप गया हूँ। 50 लोगों की भीड़ बाहर खड़ी है मुझे मारने के लिए। इन्होंने पूरा दरवाजा वगैरह सब तोड़ दिया। ये देखो पूरा दरवाजा तोड़ दिया है, कुंडी तोड़ दी है और ये इन्होंने ये यहाँ पे
ये आग बुझाने वाला पाउडर जो है ये पूरा छिड़क दिया था और अब मुझे सांस नहीं आ रहा है, मैं मरने वाला हूँ और मेरी मौत का जिम्मेदार सिर्फ ये सिक्योरिटी और पुलिस और ये वामपंथी संगठन होंगे। मुझे सांस नहीं आ रहा है और यहाँ सिर्फ एक पुलिसमैन है जबकि ये लोग 100 हैं। तो मैं किस तरीके से बाहर आऊँ और आप लोग आइए, मुझे बचाइए, मैं यहाँ भी फंसा हुआ हूँ। प्रतीक जैन को आपने सुना। वहीं जेएनयू में कल रात को क्या हुआ उससे जुड़ा एक और वीडियो सामने आया है। देखिए आप, पीड़ित छात्राएं अपनी आप बीती बता रही हैं। अरे शक्ल तो दिखाओ बाबू। बाबू देख तो रहा था, क्या कुर्सी लेकर के हिम्मत है इतनी। एबीवीपी के छात्र लेफ्ट से जुड़े छात्रों पर रूम के अंदर घुसकर हमले का आरोप लगा रहे हैं। तो इस दौरान कई छात्राएं बाथरूम में छिप गई थीं। इस दौरान उनके दरवाजों को किस तरह पीटा गया, इसका वीडियो भी आप खुद देख लीजिए। आज वामपंथी जेएनयू के द्वारा एक समानता जुलूस या अपनी रेस्ट्रिक्शन, सेल्फियस रेस्ट्रिक्शन के खिलाफ एक मार्च का कॉल देते हैं और वीसी घर तक जाते हैं और उसके बाद में वही मॉब जो वहां से चल के SIS और प्लस के एकेडमिक स्पेस में आके वहां पढ़ रहे कॉमन स्टूडेंट्स को घेरती है, वहां से भगाती है और वहां जबरदस्ती ताले लगाने की कोशिश करती है और वहीं जो उसका विरोध करते हैं या अपनी पढ़ाई की मांग जारी रखते हैं उनके साथ वो मारपीट करती है और उनके बाल नोचने का काम, उसमें उस मॉब को मुख्यतः लीड करने का काम दानिश अली, दाऊद सिद्दीकी और उसके साथ में रंजन जैन जो SIS का काउंसलर है और उसके साथ 30 से 40 इला काज़मी हमारी सहयोगी इस वक्त जेएनयू से हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। इला, हमने तमाम छात्रों को सुना, उनकी आपबीती सुनी, लेकिन ये जो विवाद कल जेएनयू में हुआ इसकी शुरुआत का कारण क्या रहा और क्या दोनों ही संगठनों की तरफ से मामले में FIR दर्ज करवाई गई है? जी बिल्कुल, मैं बता दूं कि इस समय मैं मौजूद हूं दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी के बाहर और कल रात जो दोनों गुट हैं उनमें झड़प हुई है। कल रात को अगर मैं बताऊं तो जो लेफ्ट संगठन है वो प्रोटेस्ट मार्च निकाल रहा था, वो वीसी के खिलाफ प्रोटेस्ट मार्च निकाल रहा था, जिस बीच ये झड़प हुई है। आरोप प्रति आरोप लगाया जा रहा है। एबीवीपी का कहना है कि उनके छात्रों को मारपीट की गई है, उनके साथ मारपीट की गई है। ये देखिए, ये मनीष है जो यहाँ इस घायल हुए हैं और अभी अस्पताल से आए हैं। इनके सर पर भी आप चोट देख सकते हैं। वहीं जो लेफ्ट पार्टी के बच्चे हैं उनका ये कहना है कि पथराव किया गया है एबीवीपी के द्वारा, जिसके बाद ये झड़प हुई है। क्या कुछ हुआ था कल, आप मनीष बताएंगे? वाइस प्रेसिडेंट है ये एबीवीपी के। मैं आपको बता दूं, ये झड़प नहीं है, एक तरीके की स्ट्रक्चरल या प्री प्लान्ड एक मॉब लिंचिंग है। आप देखेंगे 400-500 लोगों के पास एक साथ नकाब आना एक इत्तेफाक नहीं है। 400-500 लोगों के पास पत्थर आना, डंडे आने इत्तेफाक नहीं है। ये एक प्री प्लान्ड उनकी एक स्ट्रेटेजी थी जिसके तहत वो कॉमन स्टूडेंट्स या जो एबीवीपी के जो लोग हैं उनके ऊपर मॉब लिंचिंग का काम करते हैं। आप देख सकते हैं, मैं चोट भी काफी लगी है, कंप्लेन वगैरह पुलिस में दर्ज कराई है। अब मैं इसकी अभी जस्ट हॉस्पिटल से आया हूँ और इसके खिलाफ मैं पुलिस प्रशासन और जेएनयू प्रशासन दोनों बिल्कुल ठीक है। अब प्रशासन अपना काम करेगा। इस पूरे मामले में दोनों ही गुट अपनी अपनी बातों पर अड़े हुए नजर आ रहे हैं। शुक्रिया आपका इला तमाम जानकारी के लिए। तो जेएनयू में बवाल हुआ तो बवाल लखनऊ यूनिवर्सिटी में भी हुआ है। विवाद की शुरुआत तब हुई जब यूनिवर्सिटी में बनी लाल बारादरी को सील कर दिया गया। इसी इमारत के अंदर मस्जिद है जहां छात्र नमाज पढ़ने गए थे, लेकिन प्रशासन का कहना है कि इमारत जर्जर हो गई है, इसीलिए इसे सील किया गया।
गया है। गेट के बाहर बैरिकेडिंग लगा दी गई, जिसके विरोध में बड़ी संख्या में छात्रों ने लाल बारादरी के सामने विरोध प्रदर्शन किया। छात्रों का आरोप है कि बिना किसी नोटिस के मस्जिद के दरवाजे को सील कर दिया गया है। काफी देर तक हंगामा चलता रहा। छात्रों ने बैरिकेडिंग को गिरा दिया, साथ ही लाल बारादरी के बाहर नमाज पढ़ी। इस दौरान हिंदू छात्रों ने नमाज पढ़ रहे छात्रों के चारों तरफ ह्यूमन चेन बना ली। जिस वक्त यूनिवर्सिटी में सब कुछ हो रहा था, मौके पर भारी पुलिस फोर्स तैनात थी। नमाज के बाद छात्रों ने लाल बारादरी की ही इफ्तार भी किया। यहाँ पर छात्रों का कहना है कि लखनऊ यूनिवर्सिटी बनने से पहले यहाँ पर लाल बारादरी है। 200 साल पुरानी इस इमारत के अंदर मस्जिद है, जिसमें छात्र नमाज पढ़ते हैं। वो सब पूरी बैरिकेडिंग यहाँ पे गिर चुकी है। क्या हुआ? अरे एक तरफा पूरा किन्नर लगा कर उसको रोकने का काम किया जा रहा है। अब बात चाकूबाजों की दहशत की करते हैं। दिल्ली से लेकर भोपाल तक चाकूबाजों ने दहशत फैलाई है। दिल्ली में तो आए दिन नाबालिग चाकूबाज हत्याएं तक कर देते हैं, लेकिन भोपाल में भी चाकूबाज आउट ऑफ कंट्रोल हो गए। चाकूबाज किसी हीरो की तरह एंट्री मारते हैं, जेब से चाकू निकालते हैं और फिर चाकू लहराते हुए लोगों को धमकाते हैं। उसके बाद एक नाबालिग पर चाकुओं की बरसात कर देते हैं। 30 सेकंड में 20 से ज्यादा बार वार किया। तो वहीं दूसरी तरफ दिल्ली में चाकूबाजों की दहशत बरकरार है। मंगोलपुरी इलाके में सरेआम एक युवक को चाकू मार दिया गया। मामूली सी बात पर नाबालिगों का झगड़ा खूनी संघर्ष में बदल गया। दिल्ली टू भोपाल, बेखौफ नाबालिग चाकूबाज। पहले चाकुओं से गोदा, फिर वीडियो स्टेटस पर डाला। तीस सेकंड में 20 बार भोपाल में मचा हाहाकार। सिगरेट नहीं तो चाकू, दिल्ली में नाबालिग गैंग बेकाबू। भोपाल हो या दिल्ली, चाकूबाजी कभी भी कहीं भी। अब भोपाल में चाकूबाजों ने स्नूकर क्लब में दहशत फैलाई है। चाकूबाजी की घटना सीसीटीवी में कैद हो गई है। बदमाशों ने एक नाबालिग पर 30 सेकंड में 20 से ज्यादा बार चाकुओं से हमला किया। हमलावरों ने चाकूबाजी का बाकायदा वीडियो भी शूट किया और उसे सोशल मीडिया पर पोस्ट भी किया। तस्वीरें टीला जमालपुरा की बताई जा रही हैं। पुलिस ने मामूली धाराओं में केस दर्ज किया है। नाबालिग किस कदर बेकाबू होते जा रहे हैं, इसकी एक तस्वीर दिल्ली के मंगोलपुरी से भी सामने आई है। यहाँ नाबालिग ने एक युवक पर चाकू से हमला कर दिया। युवक दुकान पर बैठा था। अचानक मामूली सी बात को लेकर विवाद हुआ और इसके बाद 3 नाबालिग ने उसे चाकू मार दिया। युवक को अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उसका इलाज जारी है। पुलिस ने 3 नाबालिग बच्चों को फिलहाल हिरासत में ले लिया है। तो दिल्ली के मंगोलपुरी का ये पूरा वाकया है, जहां मामूली सी बात को लेकर नाबालिग और दुकान वाले में विवाद हुआ और नाबालिग इतने भड़क गए कि उन्होंने चाकू निकाला अपनी जेब से और सीधे दुकान वाले को घोंप दिया। हालांकि राहत की बात यह है कि अस्पताल में भर्ती हैं और उनकी हालत खतरे से बाहर है। और इस वक्त हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। अभय पाराशर दिल्ली से हैं और भोपाल से अनुराग अमिताभ हमारे साथ जुड़ गए हैं। अनुराग, आपके पास मैं आ रही हूं। तस्वीरें वाकई में डराने वाली हैं। सवाल ये है कि क्यों नहीं नाबालिगों के अंदर पुलिस का डर है? क्या कार्रवाई पुलिस ने अभी तक की है? देखिए, इस मामले में एफआईआर, चूंकि दोनों आरोपी नाबालिग हैं, उन पर एफआईआर दर्ज हो गई, लेकिन इस घटना से ये पता चल रहा है कि नाबालिगों में जो रील के प्रति जो आकर्षण है, प्रेम है, वो स्पष्ट दिखाई दे रहा है। सबसे बड़ी बात ये आप समझिएगा कि रील के चलते ही ये वीडियो बनाया गया, जिसमें देखेंगे एक के बाद एक लगातार चाकू मार रहा। और सबसे बड़ी बात, जो नाबालिग जो लड़का है, उसने इस वीडियो को जो उसने खुद बनाया चाकू मारते हुए, उसे रील पे डाला ताकि उसको ज्यादा व्यूज मिले। तो सबसे
सबसे बड़ी बात जिस पर ध्यान जो पालकों को भी देना चाहिए कि उनके बच्चे रील के चलते किस तरीके से अपना भविष्य बिगाड़ रहे हैं। चूंकि नाबालिग हैं इसलिए प्रकरण दर्ज किया गया है और नाम इसलिए हम नहीं बता सकते हैं, लेकिन समझा जा सकता है कि दरअसल किस तरीके से मतलब बताइए रील की सनक ऐसी कि नाबालिग लाइक के चक्कर में किसी का कत्ल कर देते हैं। वहीं दिल्ली की बात की जाए तो अभी दिल्ली में भी लगातार इस तरह के घटनाक्रम हो रहे हैं। अभी मंगोलपुरी का ही मामला सामने आया है। देखिए बिल्कुल ज्योत्सना, जो मंगोलपुरी का मामला है इसमें बहुत मामूली सी बात थी। जो दुकान पर युवक था उसने ये कहा कि दुकान के सामने से ये लोग हट जाएं। इसी बात को लेकर बहस इतनी बढ़ गई कि तीनों ही लड़के नाबालिग हैं, उन्होंने चाकुओं से हमला किया और युवक की हालत इस वक्त बहुत ज्यादा गंभीर है। उसको पास के ही सरकारी अस्पताल में भर्ती करवाया गया है जहां पर उसका इलाज चल रहा है। लेकिन जिस तरीके से आपने कहा मंगोलपुरी हो या फिर इससे पहले पिछले 1 महीने में मंगोलपुरी, सुल्तानपुरी के इलाकों में नाबालिगों द्वारा फायरिंग के मामले, स्टंट के मामले और चाकूबाजी के बहुत सारे मामले सामने आ रहे हैं। इसी से यह पता चलता है कि कानून का कोई डर नहीं है। इसके पीछे वजह भी यह है कि कानून इस तरीके का है कि नाबालिगों को बिल्कुल, और इसी का फायदा नाबालिग उठा रहे हैं, इसीलिए ऐसी वारदातों को अंजाम दे रहे हैं। शुक्रिया आपका अभय तमाम जानकारी के लिए। बुलेटिन में बात करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की। खबर मेक्सिको से आ रही है जहां हिंसा भड़की, आग लग चुकी है और ड्रग्स माफिया की मौत के बाद ये पूरी तस्वीरें जो मेक्सिको की आप देख रहे हैं, देखिए किस तरह से मेक्सिको जल उठा है। कई शहरों में हिंसा इस वक्त हो रही है। एल मेंचो के नाम से कुख्यात ड्रग लॉर्ड की मौत से ये भयंकर बवाल वहां पर मचा है। मेक्सिको के कई शहरों में हिंसा की ये आग भड़क चुकी है। दुनिया के सबसे बड़े ड्रग माफिया में से एक एल मेंचो की मौत के बाद कई शहरों में जोरदार प्रदर्शन शुरू हो चुके हैं। बसों, ट्रकों और कारों को आग के हवाले कर दिया गया है। दरअसल शनिवार को मैक्सिकन नामी ने ऑपरेशन चलाकर एल मेंचो को मार गिराया था। उसके बाद से ही कई जगहों पर आगजनी होने लगी, उसकी तस्वीरें सामने आई। ड्रग माफिया के गुर्गे शॉपिंग मॉल से लेकर एयरपोर्ट तक पर हमला कर रहे हैं। कई फ्लाइट्स इस कारण कैंसिल कर दी गई हैं। शहर गोलियों की आवाज से गूंज उठा है। एल मेंचो का असली नाम मेलिसियो रूबन ओसेगुएरा था। 59 साल का ये भगोड़ा जुलियस्को न्यू जनरेशन कार्टेल के नाम से एक आपराधिक गैंग चलाता था। Su puta madre. तो ये तस्वीरें आप देख लीजिए, पूरा का पूरा शहर जल रहा है। और इसके पीछे की वजह क्या है? तो इसके पीछे की वजह यह है कि एक ड्रग माफिया के खिलाफ वहां की पुलिस ने एक ऑपरेशन चलाया। एक ऑपरेशन के दौरान इसको मार गिराया गया। उसकी मौत के बाद पूरा का पूरा मैक्सिको इस वक्त जल उठा है। जगह जगह आगजनी की तस्वीरें, काला धुएं का गुब्बार इस वक्त आसमान में देखने को मिल रहा है। तस्वीरें भयानक हैं और हैरान करने वाली बात यह है कि सब कुछ इस वजह से हो रहा है क्योंकि पुलिस ने एक ड्रग माफिया को मौत के घाट उतार दिया, उसको ढेर कर दिया, जिसके बाद ये हिंसा भड़क गई। कार्टेल के सरगना एल मेंचो पर अमेरिका ने $15 मिलियन अमेरिकी डॉलर का इनाम घोषित किया था। ट्रंप प्रशासन ने इस गिरोह को विदेशी आतंकवादी संगठन भी घोषित किया था। मेक्सिको की सेना ने रविवार 22 तारीख को एक ऑपरेशन के तहत एल मेंचो को मार गिराया। इस ऑपरेशन को पश्चिमी राज्य जेलिस्को के टापा लपा शहर में अंजाम दिया गया। जेलिस्को न्यू जनरेशन कार्टेल, जिसे CJNG के नाम से भी जाना जाता है, मेक्सिको के सबसे शक्तिशाली और तेजी से बढ़ते आपराधिक संगठनों में से एक है। इसका गठन साल 2009 में हुआ। फरवरी में ट्रंप प्रशासन ने इस गिरोह को एक विदेशी आतंकी संगठन घोषित किया। अब खबर यह है कि सेना ने एल मेंचो के बेटे को भी पकड़ लिया है। उसे किसी गुप्त जगह पर रखा गया है, जिसके बाद से एल मेंचो के गुर्गे शहर शहर किस तरह से आतंक मचा रहे हैं, आगजनी कर रहे हैं, लोगों को परेशान कर रहे हैं। मॉल्स में, एयरपोर्ट में, गाड़ियों में, ट्रकों में, बस में आग लगा रहे हैं। उसकी तस्वीरें आपके सामने हैं।
और अब बात उत्तर प्रदेश की, जहां वोट को लेकर जमकर सियासत हो रही है। यूपी के मैनपुरी में बीएलओ पर वोट काटने का आरोप लगा है। दो पक्ष आमने सामने आ गए, जमकर लाठी डंडे और पत्थर चलने लगे। 1 दर्जन से ज्यादा लोग घायल हो गए। बताया जा रहा है कि मोहम्मद जहूर नाम के शख्स ने गयाश अहमद के भाई, जो कि बीएलओ हैं, उन पर वोट काटने का आरोप लगाया, जिसके बाद बवाल शुरू हो गया। मामला पुरानी रंजिश से भी जुड़ा हुआ है। मामला मैनपुरी का है तो समाजवादी पार्टी भी इस पर एक्टिव हो गई है। अखिलेश और डिंपल यादव ने मारपीट का वीडियो अपने सोशल मीडिया हैंडल पर शेयर करते हुए बीजेपी को टारगेट किया। अखिलेश ने बीजेपी पर वोट काटने की साजिश का आरोप लगाया, तो वहीं डिंपल ने अपने पोस्ट में लिखा कि वोट छीनने की हर कोशिश का डटकर विरोध करेंगे। दुष्कर्म के आरोप के बाद स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद की मुश्किलें बढ़ती दिख रही हैं। पुलिस अब स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद के वाराणसी आश्रम जाकर सबूत इकट्ठा करेगी। पुलिस की एंट्री से पहले अविमुक्तेश्वरानंद ने कहा कि वो पुलिस जांच से कहीं भाग नहीं रहे हैं, वो अपने खिलाफ जांच के लिए तैयार हैं। स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने यह भी कहा कि आज नहीं तो कल इस मामले का पूरा सच सामने आ ही जाएगा। वाराणसी के आश्रम में ही दुष्कर्म का आरोप लगा। प्रयागराज के झूसी थाने की पुलिस टीम वाराणसी पहुंच गई है और थोड़ी ही देर में अविमुक्तेश्वरानंद के आश्रम पहुंचेगी। शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद के खिलाफ कोर्ट के आदेश पर गंभीर धाराओं के तहत ये मुकदमा दर्ज हुआ है और उनके अब इस आश्रम में पुलिस की टीम जाकर रेड की कार्रवाई को अंजाम देगी। हालांकि जिस तरह से अविमुक्तेश्वरानंद के खिलाफ ये कार्रवाई हो रही है, उस पर उन्होंने कहा कि वो कहीं भाग नहीं रहे हैं। उनके खिलाफ जो कार्रवाई हो रही है वो उसे देख रहे हैं और जो सच है वो सबके सामने आ जाएगा। दरअसल अविमुक्तेश्वरानंद पर यह आरोप लगा था कि उन्होंने बटुकों के साथ शोषण किया है और जिस आश्रम में शोषण किया है वहीं पर पुलिस पहुंच रही है। वहीं दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सिंगापुर के दौरे पर हैं। सिंगापुर के बाद उनका जापान जाने का भी कार्यक्रम है। हम तो पुलिस का कोई विरोध नहीं करेंगे, हम उसका सहयोग करेंगे। वो जो करेंगे जनता तो सब देख रही है। देखिए 3 कोर्ट है हमारे लिए, एक निचली कोर्ट है, एक मिडिल कोर्ट है और एक हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट है। तो जो निचली कोर्ट है वो जनता है, जनता सब देख रही है और निर्णय देने वाली है। जो मिडिल कोर्ट है, हाई कोर्ट, वो हमारा हृदय है। हम जान रहे हैं कि हम गलत हैं कि नहीं हैं। और तीसरे ईश्वर है, सुप्रीम कोर्ट, वो भी देख रहा है कि कौन गलत है कौन सही है। तो ऐसी परिस्थिति में तीनों कोर्ट से हमको क्लीन चिट है। हमारा अंतःकरण हमारे साथ है, स्पष्ट कह रहा है कि तुम निर्दोष हो। ईश्वर की तरफ से भी हमको वही सूचना है और जनता की ओर से भी। तो जो झूठ है वो अंत में निकल ही जाता है, पता चल ही जाता है कि ये सब बनावटी था। उगरे अंत न होई निभाऊ, हमने बता दिया। तो जो कहानी गढ़ी गई है वो आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों झूठी सिद्ध हो जाएगी। रुचि कुमार वाराणसी से इस वक्त हमारे साथ जुड़ गई हैं। सीधा उन्हीं के पास हम चल लेते हैं। रुचि, आप जरा जानकारी दीजिए, झूठ क्या है सच क्या है, ये तो जांच के बाद ही पता चल पाएगा, लेकिन फिलहाल पुलिस क्या जांच कर रही है? आप उसी आश्रम में मौजूद हैं, क्या तस्वीरें आपके पास हैं? कि आश्रम है, विद्या मठ है यहाँ पर, और यहाँ पे जो शंकराचार्य हैं, अभी कुछ देर पहले यहाँ पे अविमुक्तेश्वरानंद यहाँ पे बैठे थे। बहुत सारे श्रद्धालु यहाँ पर आए हुए हैं और जब यहाँ पे वो गद्दी पे थे तो बहुत सारी महिलाओं की आंखों में आंसू थे। उनका कहना था कि फर्जी तरह से फंसाया जा रहा है। क्या कहना है जो एफआईआर हो गई है? बिल्कुल गलत है, निराधार है। हमारे गुरुजी को फंसाया गया है। तो इस तरह से ये सभी जितनी महिलाएं ये कह रही हैं। पुलिस अभी यहाँ पर नहीं आई है, लेकिन जो यहाँ के लोग हैं उनका कहना है कि वो पूरी तरह से तैयार हैं। वकीलों की भी एक टीम है और ये कुछ पॉलीथीन के बैग्स आपको दिखाई दे रहे हैं। आश्रम के लोगों का कहना है कि पुलिस आती है और अगर हमें ले जाती है तो हम बिल्कुल तैयार हैं। हमने सब बैग वैग सब तैयार कर लिए हैं और हमने कुछ गलत नहीं किया है। पुलिस जो भी पूछना चाहे हमसे पूछ ले, लेकिन जैसा अभी शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद ने कहा
कि ये जो मामला है ये पुराना है, तो सबूत तो होने का कोई सवाल नहीं उठता है, वो कहीं भाग नहीं रहे हैं, तो उनका कहना है कि गिरफ्तारी का प्रश्न नहीं बनता, लेकिन अगर गिरफ्तारी होगी तो वो उसके लिए भी तैयार है, और वो जो सच होगा वो आज नहीं तो कल सामने आ जाएगा। चलिए, अब से कुछ ही देर बाद इसी आश्रम में पुलिस पहुंचेगी, उसके बाद देखना यह है कि किस तरह से पुलिस का पूरा एक्शन, पूरी कार्रवाई होगी। शुक्रिया रुचि आपका तमाम जानकारी के लिए। बड़ी खबर आपके अपने शहर मथुरा से आ रही है। मथुरा में साइबर ठगों के रैकेट पर पुलिस ने बहुत बड़ा अटैक किया। बड़े ऑपरेशन के दौरान 40 साइबर ठगों को गिरफ्तार किया, 45 फरार हो गए हैं। मथुरा के 2 गांव विशंभरा और जंघावली में पुलिस ने दबिश दी। एसपी की अगुवाई में शेरगढ़ थाना इलाके में छापेमार कार्रवाई की गई। पुलिस 20 गाड़ियां लेकर मौके पर पहुंची। टीम में 6 एएसपी, सीओ रैंक के अधिकारी थे। 240 पुलिस वालों की टीम 20 गाड़ियों के साथ मौके पर पहुंची और 40 साइबर ठगों को गिरफ्तार किया। सुबह 6 बजे पुलिस की गाड़ियां दौड़ने लगी। 2 टीमें बनाई गई। एक टीम ने जंघावली गांव को घेरा तो दूसरी टीम ने विशंभरा गांव को घेर लिया। जबरदस्त घेराबंदी देख गांव में अफरा तफरी मच गई। साइबर ठग घरों से निकलकर खेतों में भागने लगे, लेकिन पुलिस भी पूरी तैयारी के साथ आई थी। दौड़ा कर सभी को दबोच लिया। मथुरा के कुछ गांव ऐसे हैं जो हरियाणा और राजस्थान सटते हैं। इन्हीं इलाकों में साइबर ठगों का रैकेट सक्रिय है। कम पढ़े लिखे युवाओं के गैंग यहां पर एक्टिव हैं, जो एक कॉल के जरिए किसी का भी बैंक अकाउंट खाली कर देते हैं। काफी दिनों से पुलिस को इनकी तलाश थी। पुलिस को इनके खिलाफ शिकायतें मिल रही थी, जिसके बाद पूरी प्लानिंग के तहत गांव में दबिश दी गई और इन्हें गिरफ्तार किया गया। कृष्ण की नगरी मथुरा कैसे बनी मिनी जामताड़ा? 5 घंटे तक सर्च ऑपरेशन, दबिश देकर धरपकड़। ताबड़तोड़ रेड से हड़कंप, साइबर ठगों में भगदड़। 6 सीओ, 240 पुलिस वाले दौड़ा कर जालसाज पकड़े। 34 साइबर ठग गिरफ्तार, 45 कहां फरार। मथुरा पुलिस ने पूरी तैयारी के साथ ये छापेमारी की है। इतनी तादाद में पुलिस देखकर साइबर ठगों में हड़कंप मच गया। सभी इधर उधर भागने लगे। मथुरा पुलिस की बहुत बड़ी कार्रवाई है, जिसके तहत 2 गांव को पुलिस वालों ने फिल्मी स्टाइल में घेर लिया। 20 गाड़ियां पहुंची थी। इसी दौरान दौड़ाकर 40 साइबर ठगों को गिरफ्तार किया गया। 45 फरार होने में कामयाब भी हो गए। शेरगढ़ इलाके के कई गांव में साइबर ठगों का अड्डा है, जिसके चलते इस इलाके को मिनी जामताड़ा कहा जाता है। रविवार तड़के 6 बजे पुलिस की टीमें धड़ाधड़ गांव में घुसने लगी। 20 गाड़ियां देख साइबर ठगों में हड़कंप मच गया। घरों में घुस कर पुलिस ने दबिश दी। जो जहां मिला उसे वहां से दबोचा गया। पुलिस ने बड़े साइबर ठगी रैकेट का पर्दाफाश करने का दावा किया। कई फरार हैं, जिनकी गिरफ्तारी के लिए छापे मारे जा रहे हैं। मथुरा के रूरल एसपी सुरेश चंद्र रावत इस ऑपरेशन को लीड कर रहे थे। उन्होंने बताया कि जो भी फरार है उसे दबोचने के लिए अलग अलग टीमें एक्टिव हैं। जल्द ही उनकी भी गिरफ्तारी हो जाएगी। सुनिए। जनपद मथुरा में साइबर अपराधियों द्वारा समय समय पर अपराध किए जाने की शिकायतें लगातार प्राप्त हो रही थी। एसएसपी मथुरा सर के निर्देश पर आज थाना शेरगढ़ में पुलिस के द्वारा एक बृहद ऑपरेशन किया गया है, जिसमें 2 गांव हैं जो नोटोरियस हैं साइबर फ्रॉड में। एक विशंभरा है, एक जंघावली है। आज 2 टीमों के द्वारा 2 अलग अलग रेड्स की गई हैं। जो सक्रिय लोग थे उनको आइडेंटिफाई किया गया था, उनके घरों पर रेड की गई। उस रेड के क्रम में कुल जंघावली से जो गिरफ्तारी हुई है उसमें कुल 11 गिरफ्तार हुए हैं और 17 अपराधी वो भागने में कामयाब रहे हैं। और जो विशंभरा से कुल 23 अपराधी गिरफ्तार हुए हैं और 28 अपराधी भागने में कामयाब रहे हैं। इस तरह से कुल 34 अपराधियों की गिरफ्तारी आज मथुरा पुलिस के द्वारा की गई है साइबर फ्रॉड में।
मथुरा के मिनी जामताड़ा में सक्रिय साइबर ठग ज्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं, ना ही टेक सेवी हैं, ना इंजीनियर हैं, ना ही आईआईटीएन है, लेकिन फोन पर लोगों को ऐसे फंसाते हैं कि अच्छों को झट से करोड़ों की चपत लगा देते हैं। मथुरा के शेरगढ़ में पुलिस के इस रेड से साइबर ठगों में खौफ है। 240 पुलिस वाले एक साथ 2 गांवों को घेर लेते हैं। फिर शुरू होता है सबसे बड़ा ऑपरेशन। इस पूरे ऑपरेशन को एसपी देहात लीड कर रहे थे, जिसमें 6 एएसपी और सीओ रैंक के अधिकारी शामिल थे। कुल 240 पुलिस वालों की जो टीम थी वो इस ऑपरेशन में शामिल थी। विशंभरा और जंघावली गांव को तड़के 6 बजे घेरा गया। 20 गाड़ियां पहुंची तो हड़कंप मच गया। मथुरा के मिनी जामताड़ा कहे जाने वाले इलाके में रेड डाली गई। ये गांव साइबर ठगों के छिपने के लिए सबसे मुफीद माने जाते हैं। आखिर इन इलाकों को मिनी जामताड़ा क्यों कहा जाता है? मथुरा के इन इलाकों में ऐसा क्या है जो साइबर ठग यहाँ छिपे रहते हैं और पुलिस की पकड़ से बच जाते हैं? दरअसल गोवर्धन से 15 से 20 किलोमीटर के दायरे में 8 से 10 गांव हैं। ये गांव 2 राज्यों की सीमाओं के नजदीक हैं। 5 किलोमीटर की दूरी पर राजस्थान है तो 15 किलोमीटर की दूरी पर हरियाणा की सीमा लगती है। ऐसे में साइबर ठग अलग अलग राज्यों में भागकर खुद को पुलिस की नजरों से बचा लेते हैं। मतलब यहाँ से राज्य बदलना इनके लिए बेहद आसान है और झांसा देना भी बहुत आसान है। ये साइबर ठग बड़ी चालाकी से पीड़ितों को फंसाते हैं, कॉल करते हैं, लिंक भेजते हैं। अगर जरा सी चूक हुई तो आपकी गाढ़ी कमाई पल भर में साफ हो सकती है। बताते हैं आपको कि आखिर ये लोगों को कैसे झांसा देते हैं। पहला पैटर्न है फर्जी कस्टमर केयर कॉल के जरिए, दूसरा पैटर्न है फर्जी हेल्पलाइन कॉल के जरिए और तीसरा पैटर्न है बैंक ऑफिसर बनकर कभी कभी कॉल करते हैं। चौथा पैटर्न है कभी कभी गैस एजेंसी का स्टाफ बनकर कॉल करते हैं। पांचवा पैटर्न है कभी बिजली कंपनी की तरफ से कॉल करके झांसा देते हैं तो कभी नौकरी और लॉटरी के नाम पर ठगी की वारदात को अंजाम देते हैं। आमतौर पर ये लोग संदेहास्पद लिंक भेजते हैं जिस पर क्लिक करते ही मोबाइल हैक हो जाता है और सारी फाइनेंशियल और पर्सनल इंफॉर्मेशन इन साइबर ठगों के पास पहुंच जाती है। इस वक्त की एक बड़ी खबर उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी से आ रही है। पुलिस की टीम पर यहां हमला किया गया है। कब्जा छुड़ाने गई पुलिस टीम पर पत्थरों से हमला किया गया। उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी में पुलिस और राजस्व की टीम पर पथराव किया गया। मकान पर कब्जा करने वालों ने पुलिस वालों पर पथराव शुरू कर दिया। सैनी थाना इलाके में रामपुर धनवा गांव में पुलिस की टीम पर यह हमला हुआ। हमले में पुलिस और राजस्व टीम के कई लोग घायल हो गए हैं। बताया जा रहा है कि इसी इलाके के जय सिंह नाम के शख्स काम के सिलसिले में हरियाणा में रहते हैं। उनका मकान बंद रहता है और इसी का फायदा उठाकर कुछ लोगों ने उनके घर पर कब्जा कर लिया, जिसे छुड़ाने के लिए, कब्जा मुक्त करने के लिए पुलिस और राजस्व की टीम मौके पर पहुंची। जिन लोगों ने घर में कब्जा किया था उन्हीं लोगों ने पुलिस की टीम और राजस्व टीम पर हमला करना शुरू कर दिया। इस हमले में पुलिस और राजस्व टीम के कुछ लोग जख्मी हुए हैं। लड़के हट जाओ सर, लड़के हट जाओ सर, आपस से कह रहा हूँ हट जाओ। एकदम बदतमीजी नहीं, बिल्कुल बिल्कुल बदतमीजी नहीं। 10 बार बताया गया, सुन नहीं रहे हो। एकदम बदतमीजी में उतारू हो। लड़के हट जाओ सर, आपस से कह रहा हूँ हट जाओ। एकदम बदतमीजी नहीं, बिल्कुल बिल्कुल बदतमीजी नहीं। 10 बार बताया गया, सुन नहीं रहे हो। एकदम बदतमीजी में उतारू हो। बॉलीवुड डायरेक्टर प्रोड्यूसर रोहित शेट्टी के घर फायरिंग मामले में पुलिस का शिकंजा कसता ही जा रहा है। जैसे जैसे मामले की जांच आगे बढ़ रही है, नए नए खुलासे हो रहे हैं। पुलिस ने इस मामले में अब तक 12 आरोपियों को गिरफ्तार किया। इस केस में पुलिस ने पहले ही मकोका लगाया है। ऐसे में पुलिस आज फायरिंग के आरोप में गिरफ्तार पहले से 5 आरोपियों को मकोका कोर्ट में पेश करेगी। इस दौरान केस से जुड़ी अहम जानकारियां कोर्ट के सामने रखी जाएगी। मुंबई पुलिस का मानना है कि इस मामले के पीछे गहरी साजिश है, जिसे सिर्फ आरोपियों से पूछताछ के जरिए ही उजागर किया जा सकता है। 31 जनवरी को देर रात जुहू इलाके में रोहित शेट्टी की इमारत की पहली मंजिल पर कम से कम 5 गोलियां चलाई गई। इस फायरिंग में गोली इमारत के अंदर जिम के शीशे पर लगी। अब खबर पंजाब के गुरदासपुर से, जहां 2 पुलिसकर्मियों की संदिग्ध मौत से हड़कंप मच गया है। ड्यूटी के दौरान आधिया इलाके में 2 पुलिसकर्मी मृत पाए गए।
उनके शरीर पर गोलियों के निशान मिले, जिसकी वजह से हत्या की आशंका जताई जा रही है। पुलिसकर्मियों की पहचान गुरनाम सिंह और अशोक कुमार के रूप में हुई है। अशोक कुमार होमगार्ड थे, जबकि गुरनाम एएसआई के पद पर तैनात थे। गुरनाम और अशोक आदिया गांव में बनी पंजाब पुलिस की चौकी में ड्यूटी पर तैनात थे। एएसआई के सिर और होमगार्ड के सीने में गोली के निशान मिले हैं। फिलहाल पुलिस इस मामले में हर एंगल से जांच में जुटी है। ना दे सस्पेक्टेड गनशॉट इंजरी हुई है। ਅਸੀਂ ਏਰੀਆ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕੋਡਨ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈਗਾ ਪੂਰਾ। ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸੀਨ ਆਫ ਕ੍ਰਾਈਮ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈਗਾ। ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਟੈਕਨੀਕਲ ਟੀਮ ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਟੀਮਸ ਹੈ ਉਹ ਸੀਨ ਆਫ ਕ੍ਰਾਈਮ ਨੂੰ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰੇ ਐਂਗਲਸ ਹੈ ਉਹ ਚੈੱਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇੰਡੀਆ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬਟਾਲੀਅਨ ਦੇ ਸੀ ਇੱਕ ਪੀਐਚਡੀ ਸੀ। ਬਾਕੀ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਐਂਗਲਸ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। दो पुलिसकर्मियों की मौत के बाद तहरीक तालिबान हिंदुस्तान के अलबुर्क ब्रिगेड ने हत्या की जानकारी ली है, लेकिन पुलिस ने सोशल मीडिया पर किए गए इस दावे को फेक बताया। पंजाब पुलिस के डीआईजी संदीप गोयल ने कहा कि हर पहलू की जांच की जा रही है, लोग अफवाहों से बचें और घबराएं नहीं। जो आज एक अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट हुआ है जिसमें हमने अपने 2 ऑफिशियल्स को खोया है, उस इंसिडेंट के बारे में एक सोशल मीडिया पे एक जत्थेबंदी अल बुर्क ब्रिगेड तहरीक तालिबान की तरफ से ये जिम्मेवारी ली जा रही है। ये मैं इसके पे कहना चाहता हूँ कि ये जो ये ऑर्गेनाइजेशन है, ये जो जिम्मेवारी ली है, ये बिल्कुल फेक है। हम इनके एंटीसीडेंट्स फिर भी हम इनके एंटीसीडेंट्स वेरीफाई कर रहे हैं। आपने पिछोकड़ में भी देखा होगा कि कई अखौती जत्थेबंदियां ऐसा कोई इंसिडेंट हो जाता है तो अपनी जिम्मेवारी लेती हैं ताकि वो स्केयर क्रिएट हो जाए सोसाइटी में। ये जो क्लेम किया जा रहा है ये बिल्कुल फेक है। इस वक्त की एक बड़ी खबर आपके अपने शहर बुलंदशहर से आ रही है, जहां दबंगों ने कार सवार एयरफोर्स के जवान को बेरहमी से पीट दिया। बीच बचाव के लिए जवान के पिता जब कार से उतरे तो भीड़ ने उन्हें भी नहीं छोड़ा। लाठी डंडे लात घूसे से भीड़ ने एयरफोर्स के जवान और उनके पिता के साथ मारपीट की। तस्वीरें आपके सामने हैं। एयरफोर्स के जवान का नाम प्रथम सिंह है। पूरा विवाद कार के हॉर्न बजाने को लेकर हुआ। प्रथम सिंह कार से अपने पिता के साथ कहीं जा रहे थे। इसी दौरान सड़क पर घुड़चढ़ी का कार्यक्रम चल रहा था। जाम की वजह से जब प्रथम सिंह ने कार का हॉर्न बजाया तो भीड़ ने उनके साथ मारपीट शुरू कर दी। बाद में एयरफोर्स जवान के पिता की शिकायत पर पुलिस ने मामले में एफआईआर दर्ज कर ली। गाड़ी खड़ी करके अभी में खबर मध्य प्रदेश के उज्जैन से, जहां महाकाल मंदिर में संध्या और शयन आरती के लिए फीस लगाने का विरोध शुरू हो गया है। आरती के लिए ऑनलाइन बुकिंग का लोग विरोध कर रहे हैं। जहां मंदिर प्रबंधन इसे व्यवस्था और ट्रांसपेरेंसी बता रहा है, तो वहीं विरोध कर रहे लोग सवाल उठा रहे हैं कि क्या अब बाबा के दरबार में भी जाने के लिए टिकट लगेगा। हाल ही में महाकालेश्वर मंदिर में संध्या और शयन आरती के लिए 250 रुपए प्रति व्यक्ति फीस लागू किए जाने का फैसला लिया गया था, जिसके खिलाफ अब विरोध शुरू हो गया है।